नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सबका स्वागत है। आज का एपिसोड मेरे साथ पेश करेंगे मशहूर राइटर डायरेक्टर अमोल गुप्ते, जिन्होंने तारे जमीन पर लिखी है और आज ही इनके द्वारा निर्देशित एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है स्टैनली का डब्बा। हाय अमोल। हाय अनूप। नमस्ते। बहुत आसान है बच्चों की मासूमियत का फ़ायदा उठाना। कोई भी गैर मर्द औरत उन्हें फुसला सकते हैं एक टॉफ़ी के ज़रिए, एक चॉकलेट के ज़रिए। और मैं जानता हूँ माताओं पिताओं के लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है अपने बच्चों को समझाना कि कोई गैर मर्द या औरत से बात ना करें, उनसे टॉफ़ी ना लें। लेकिन अगर आप समझाएंगे नहीं तो इससे बड़ा वाक़या हो सकता है, जैसे मुंबई शहर में हुआ था। कल रात सपने में आई थी माँ, साफ साफ बोली हैं सोनी टावर ए विंग में जाओ। एक बच्चा है, नाम है अनमोल मेहता। ये जो बच्चा है जादू की छड़ी है, तकदीर बदल देगा अपनी। ओ राजू, तू तो बच्चों से बड़े जल्दी घुल मिल जाता है। अरे अपना जादू चला उस जादू की छड़ी पर। अरे यार, तुम धोनी के रिश्तेदार हो क्या? नहीं अंकल। लेकिन तुम सेम टू सेम उसके जैसे दिखते हो और तो तुम सेम टू सेम उसके जैसे खेलते भी हो। हाँ, क्या फोरआर्म से तुम्हारी है ना। तुम्हें चॉकलेट मिली? मैं तुम्हें देता हूं, ले लो। थैंक यू अंकल। अंकल आज से आपका नाम चॉकलेट अंकल। देख राजू, तो बच्चे को बहला फुसला कर बाहर लाना। बिल्डिंग के बाहर जो रिक्शा स्टैंड है वहाँ पर मैं और प्रवेश तेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो बच्चा हमें सौंप कर वहाँ से गायब हो जाना। आगे का हम लोग संभाल लेंगे, समझा? ये बच्चा हमारे बुरे दिन गायब कर देगा, हमें माला माल कर देगा। कल ही फुल एंड फाइनल कर देते हैं। बारीकी से मुआयना किया गया, सटीक प्लानिंग की गई। एक हाउसिंग सोसाइटी, एक परिवार, एक बच्चा, तीनों को एक एक करके निशाना बनाया गया। एक खुशहाल अपर मिडिल क्लास परिवार, दिनेश मेहता एक कामयाब बिजनेसमैन, उनकी पत्नी शिवानी एक खुशहाल गृहिणी, उनकी बड़ी बेटी युविका जो 5वीं कक्षा में थी और छोटा बेटा अनमोल जो दूसरी कक्षा में पढ़ता था। अप्रैल 2011 रोज की तरह युविका, अनमोल और सोसाइटी के बाकी बच्चे कंपाउंड में खेल रहे थे। बच्चे यहां रोज शाम को खेलते थे, बिना किसी डर के, बिना किसी फिक्र के। माँ बाप निश्चिंत होकर अपने अपने काम में मगन रहते थे। लेकिन ये शाम रोज की तरह नहीं थी, ये अलग थी। ज़ीरो, 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 ये। अरे क्या हुआ जूनियर धोनी? हाँ, 0 पे आउट। अरे तो क्या हुआ मेरे हीरो? मुझे पता है कि तो सेकेंड इनिंग्स में ना जरूर सेंचुरी मारेगा। ये ले, तो ना पहले से अपना मुंह मीठा कर ले। अरे देखो धोनी, ये तो खेल है ना, इसमें आउट और नॉट आउट तो होता रहता है। और हाँ, जब तक सेंचुरी नहीं बनाना ना तब तक घर नहीं जाना। बताली? हाँ, अरे वाह यार, बहुत अच्छी घड़ी। इसमें लाइट जलती है क्या? अनमोल चलो घर चलो, टाइम हो गया है, जल्दी। लेकिन मुझे और खेलना है।
नहीं अनमोल, मम्मी गुस्सा करेगी ना। बट मेरी बैटिंग बाकी है। मैं तुम्हें 15 मिनट्स में लेने आऊंगी। उसके बाद टैटे पेपे मत करना, ओके? ठीक है। धोनी अपना जरा बैट दिखाओ तुम। अब समझा मैं, गड़बड़ी ना तुम्हारे खेल में नहीं, गड़बड़ी इस बैट में। अब तुम्हें ना एकदम नया बैट चाहिए, और जानते हो कौन सा? धोनी वाला। आपके पास है ना? है मेरे पास, मेरी कार में है। चलो लेके आएगी। चलो हाँ, चलो 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 चलो। ए नीलेश, अनमोल कहाँ छे? पता नहीं, आउट करने के बाद वहाँ बैठ गया था। अनमोल, अनमोल, ये अनमोल कहाँ गया? अनमोल, 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 अनमोल। अंकल, कहाँ है आपकी कार और कितने बैग हैं आपके पास? बस मेरी कार ये पास में है और उसमें बहुत सारे बैट हैं। तुम देखोगे ना तो खुश हो जाओगे। हाँ, अब बेटा अनमोल, अब तुम इन अंकल के साथ जाओ। हाँ, ये तुम्हें सीधा बैट बनाने वाली फैक्ट्री पे ले जाएंगे और जो तुम्हें पसंद है तुम वहां से ले ले। हाँ, एकदम फ्री। संभाल, तुम टेंशन मत लो राजू। आइए सर जी। पापा, पापा अनमोल लाठी मार दो। होगा यहीं कहीं बेटा, खेल रहा होगा चोर पुलिस। हाँ, कहाँ जाएगा? 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ, पूरी सोसाइटी में देखा, सबसे पूछा, फिर भी कहीं नहीं मिल रहा है। हीरो भाई, केम छो? मजामा मजामा। आप अपने चिराग को बुलाएंगे? चिराग बेटा इधर आओ। चिराग बेटा, अनमोल कहाँ है? पता नहीं अंकल, वो 0 पे आउट हो गया तो गुस्सा होके गेम छोड़ के चला गया। तुमने अनमोल को देखा? नहीं मैम साहब। कहाँ गया? सारे बच्चों के साथ यही तो खेल रहा था। अनमोल, अनमोल के माता पिता ने आस पड़ोस की हर जगह पर अनमोल को ढूंढा, पर अनमोल का कुछ पता नहीं चला। अनमोल के पिता ने तुरंत पुलिस को खबर की। मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हें 15 मिनट में लेने आऊंगी, पर जब मैं उसे लेने गई तो वो बात था ही नहीं। बेटा, आप ठीक से याद करने की कोशिश करो। जब आप घर जा रहे थे तो अनमोल वहीं बैठा था? हाँ। कुछ अजीब सा लगा आपको? कुछ भी? उसके हाथ में कुछ था। क्या? शायद चॉकलेट। वो चॉकलेट वाले अंकल कौन थे बच्चा लोग? जो चॉकलेट दे रहे, वो चॉकलेट अंकल थे। सिर्फ वो चॉकलेट नहीं देते थे हमें, जब हमारी बॉल खो गई थी तब उन्हें हमें नई बॉल ला कर दी थी। वेरी गुड। हमको नहीं पता साहब कुछ भी। फिर वो यहाँ कैसे था? साहब वो यहीं रहता था और बच्चों के साथ खेलता था। हमको लगा यहीं कहीं फ्लैट में किसी के घर काम करता होगा, इसलिए तुमने चेक करना जरूरी नहीं समझा? गलती हो गया साहब, आइंदा ध्यान रखूंगा। मिस्टर दिनेश, अब आपका फ़ोन अंडर सर्विलेंस है। दिनेश जी, आपकी बिजनेस में किसी से कोई दुश्मनी, किसी पर कोई शक हो आपको? नहीं। देखिए, मैं थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर किडनैपिंग का मामला हुआ तो कोई ना कोई संदेशा ज़रूर आएगा। लेकिन तब तक क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? कुछ करेंगे नहीं? कुछ नहीं? जी नहीं, तलाश जारी रहेगी। देखिए सर, किडनैपिंग का केस मालूम होता है, वो आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे। एक तरफ अनमोल बिल्कुल अनजान था कि उसे कहां और क्यों ले जाया जा रहा है, और दूसरी तरफ अनमोल का परिवार बिल्कुल अनजान था कि किसी ने उनके जिगर के टुकड़े को उनसे क्यों अलग किया था और कहां रखा था। पुलिस भी इस चॉकलेट अंकल के बारे में ज्यादा कुछ जान नहीं पाई थी। टेंशन बढ़ता जा रहा था। Good. Smell good. Smell. Good one. Move. स्निफर डॉग की मदद भी ली गई, लेकिन वो भी बिल्डिंग के बाहर रिक्शा स्टैंड पर जाकर रुक गया। रिक्शा स्टैंड? लगता है ये चॉकलेट अंकल बच्चे को यहीं से ऑटो में बिठाकर लेकर गया होगा। सारे ऑटो ड्राइवर को साइड में लेता हूँ सर। कल किसी बच्चे को भाड़े पे लेकर गया था? नहीं सर। इधर कहीं दिखा स्टैंड पे भाड़ा लिया?
पुलिस अपनी तहकीकात में लगी हुई थी। साथ साथ अनमोल के पिता दिनेश मेहता इंटरनेट के माध्यम से भी अनमोल का पता लगा रहे थे। हर एक ड्राइवर से पूछताछ की सर, किसी को अनमोल याद ही नहीं। लगता है इस चॉकलेट अंकल ने काफी दिनों से फील्डिंग सेट कर रखी है। फिर वो फिरौती की मांग क्यों नहीं कर रहा सर? शायद उसका मतलब बच्चे से ही हो। क्या मतलब सर? इस एरिया के सारे साधु बाबाओं को राउंड अप करो। कांदीवली एरिया के आसपास के सभी साधु बाबाओं को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। मुंबई के कई होटल्स और इंडस्ट्रियल एरियाज में पुलिस ने छापे मारे, पर अनमोल या अपहरणकर्ताओं के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ एक बाप अपने बेटे के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था जो वो कर सकता था। लोगों तक पहुंचने के सारे जरिए अपनाए गए। अनमोल की खोज में उसके पिता और पुलिस चप्पा चप्पा छान रहे थे। ये केस सियासती दरवाजों पर भी दस्तक देने लगा। वर्मा, ऑर्डर काफी ऊपर से आया है। जितना ऊपर से ऑर्डर उतने जल्दी रिजल्ट्स। लड़का मिल जाएगा सर? मिल जाएगा नहीं, ढूंढ निकालो उसे। बिल्कुल सही सलामत वर्मा। यस सर। अरे तो चॉकलेट अंकल की कार्टून है। हाँ साहब, ये वही है। सर इस आदमी को जरा ध्यान से देखिए, हो सकता है कभी चॉकलेट खरीदी हो आपकी दुकान से। सर ज़्यादातर कस्टमर तो रेगुलर हैं, कोई नया आता है तो याद रहता है। इसको पहले कभी नहीं देखा सर। इस आदमी को देखा है? शायद बॉल वगैरह कुछ खरीदने आया हो। नहीं साहब, इधर आया नहीं। यहाँ आया ना, आपको बताऊंगा नहीं, इधर ही दफन कर दूंगा। रिलैक्स, आएगा तो फोन करो। इस आदमी को देखा है आपने कभी? नहीं साहब, मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। पक्का? गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, नहीं देखा। थैंक यू। मेहता परिवार का दर्द अब जनता का दर्द हो गया था। सारा इलाका बच्चे की वापसी के लिए ईश्वर से फरियाद कर रहा था। ये स्केच और ये अनमोल की फोटो है आकाश भाई। ये हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपना चाहिए। सर बिल बहुत बड़ा आएगा। मेरे बच्चे से बढ़कर तो नहीं आएगा ना आकाश भाई। मेरा सब कुछ बिक जाए, मैं वापस कमा लूंगा, लेकिन अगर अनमोल गया तो क्या करूंगा मैं? सर भिखारियों के सारे सरदारों को अंदर लेके काफी तोड़ा, कुछ नहीं निकला सर। फिरौती के लिए कोई कॉल भी नहीं आया। जादव, ये लोग साले चाहते क्या हैं? 14 अप्रैल 2011 अनमोल को गायब हुए 8 दिन बीत चुके थे। 8 रातें बीत चुकी थी, लेकिन पुलिस को अब तक कोई खबर नहीं मिली थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद ना तो अपहरणकर्ताओं का पता चला था और ना ही उनके इरादों का। अनमोल, बेटा तू यहीं रुक। हाँ ठीक है बैट वाले अंकल। जयराम जी। हाँ जयराम जी। ये बच्चा कौन है? अनाथ है बेचारा। अनाथ है? अरे तो भाई हियाँ काहे लाए? कहीं अनाथ आश्रम ले जाओ ना। अरे वक्त आने पर इसे सही जगह पर पहुंचा दूंगा, अभी फिलहाल यहीं रहेगा हमारे साथ। पर हियाँ कैसे रहेगा? अरे यहाँ नहीं, वो नदी किनारे तुम्हारी कुटिया है ना, हाँ। उसमें। लाओ चाबी दो। मस्त है, खेलता है, खाता पीता है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तो मतलब बहुत बुरा हाल है। पुलिस तो मतलब छूट गई है। क्या बक रहे हो शुक्ला? बच्चे के बाप को अभी तक फोन नहीं किया तुमने? अरे कैसे करता फोन, ये हमारे लल्लन जी है ना, वो तो एकदम हीरो है, हीरो। उनके पास बच्चे के बाप का फोन नंबर ही नहीं। तो बच्चे को क्या झक मरवाने के लिए उठवाया था? अरे यहाँ शहर भर में पोस्टर लगे,
उसमें 5-6 फ़ोन नंबर भी हैं, लेकिन वो पुलिस के भी हो सकते हैं ना। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वैसे भी बच्चे के दिन भर रहे हैं, जल्दी कुछ करो वरना मैं बच्चे को जान से मार दूंगा। मेरी बात सुनो, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो। मैं कुछ करता हूँ, बच्चे को बहलाओ फुसलाओ, मैं बहुत जल्दी फ़ोन करता हूँ। हाँ। अरे तो मतलब बच्चे के बाप का फ़ोन नंबर पता करना ही मेरा काम था क्या? अरे लल्लन, कैसी बात कर रहे हो? इसमें मेरा तेरा कुछ भी नहीं है। नंबर तो आज लगना ही होगा और आज के आज पहुंच जाना चाहिए। अगले दिन अपहरणकर्ताओं को अखबारों में छपे इश्तेहार से अनमोल के पिता का फोन नंबर मिल गया। हेलो, अनमोल का बाप बोल रहा है क्या? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? 1 करोड़। हाँ, आप ले जाइए, आप अभी ले जाइए। लेकिन मेरे अनमोल को, मेरा अनमोल कैसा है? मेरी उससे बात करवा सकते हैं प्लीज? हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, पैसे रेडी रख, फिर फोन करूंगा। और हीरो मत बनना, समझा क्या? नहीं तो तेरे बच्चे का काम तमाम कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। आप हेलो, आप जब चाहिए, जितना चाहिए उतना पैसा ले जाइए मेरे से। सुनिए, हेलो, हे भगवान, मेरे अनमोल को मेरे पास वापस भेज दो। सर, मड आइलैंड पीसीओ से फोन आया था सर। मड आइलैंड? पुलिस तुरंत मड आइलैंड के उस पीसीओ पर पहुंची जहां से फिरौती का पहला फोन आया था। जानता है सर? साहब अभी कितने लोग यहाँ फोन करने आते रहते हैं, इन सबका चेहरा कैसे याद रखेंगे साहब? ध्यान से देखे इसे, ये चेहरा भूलना इतना आसान नहीं है। बुलाओ ना साहब, मुझे मालूम नहीं साहब। 12। अरे साहब क्या हो साहब? अभी याद नहीं आया। फिरौती की पहली मांग अपहरण के 8 दिन बाद आई, पर बस उस एक फोन के बाद फिर सन्नाटा छा गया। दूसरे दिन एक और फोन कॉल ने इस सन्नाटे को चीर दिया। हेलो, पैसे रेडी है? हाँ, पैसे तो कल से रेडी है। आप बोलिए कहाँ लेकर आना है, और आप मेरे अनमोल को साथ लाएंगे ना? तुम पुलिस को साथ लाओगे क्या? नहीं, मैं सिर्फ पैसा लेकर आऊंगा। आप मेरा विश्वास कीजिए। आप मेरे बच्चे से एक बार मेरी बात करवा सकते हैं प्लीज? ले बात कर। हाँ, हेलो अनमोल। हाँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ, पापा बोल रहा हूँ बेटा। पापा, मम्मी, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे डर लग रहा है। नहीं बेटा, डरना मत बेटा। पापा सब ठीक कर देंगे। एक मिनट, मम्मी से बात कर बेटा, 1 सेकंड। हेलो, बात क्यों नहीं कराई मेरी अनमोल से? मुझे नहीं लगता कि ये हमारा अनमोल था। ये उसकी आवाज नहीं थी शिवानी। अनमोल नहीं था? शिवानी, जब पानी लेकर बेटा। शिवानी। सर, चिपलून रत्नागिरी से फोन आया था, लेकिन नंबर मुंबई का है सर, डाइवर्ट किया गया है। क्या नंबर है? सर नंबर है 98679। फोन कंपनी को फोन लगाओ और पता करो कि नंबर किसके नाम पर। मोबाइल कंपनी के द्वारा नंबर की रजिस्ट्रेशन का पता चल गया। नंबर सतीश कुमार शुक्ला का था। सतीश कुमार शुक्ला उस बेकरी का मालिक था जहां सारी साजिश रची गई थी। शुक्ला का अंदर है। आप कौन? इसका बाप। शुक्ला जी, बच्चा कहाँ है? बच्चा? आप लोग कौन है? आप लोग किस बच्चे की बात कर रहे हैं? आप लोग यही बताएंगे कि थाने चलकर बताएंगे? देखिए, मेरे यहाँ काम करने वाले लड़के जो मेरी डिलीवरी करते हैं, नाम बोल। परवेज खान और राजू। तो इन दोनों ने उठाया बच्चे को? जी। यही बच्चा क्यों? बाप मालदार था इसलिए। बहुत मालदार था? तुझे कैसे पता?
जानता है तू उसे? मैं नहीं जानता, वो उनका दूध वाला जानता है, लल्लन यादव। कहाँ है बच्चा? मैं नहीं जानता साहब। साहब हमें कुछ साहब हमारे काम बच्चे को घर से उठाकर सूरज सिंह तक पहुंचाने का था। साहब अब बच्चा सूरज सिंह के पास में। सूरज सिंह का है? पता तो नहीं साहब, सिर्फ फोन पे बात करता है। बेकरी का मालिक ही लीडर है, उसी ने सारी प्लानिंग और फंडिंग की थी। और मेरा अनमोल कहाँ है? ये तो उसे भी नहीं पता। लेकिन सर अभी आप ही ने तो कहा कि वो लीडर है। हाँ, पर एक पांचवा आदमी भी था, सूरज। अनमोल उसी के पास है। लेकिन अनमोल है कैसा, कुछ तो बताया होगा उन लोगों ने, कोई तो बात। ठीक ही होगा दिनेश जी। देखिए अब हमें हिम्मत नहीं हारनी है, जल्दी ही आपका अनमोल आपके साथ होगा। दिनेश जी, आपका अनमोल मेरे लिए मेरे बेटे जैसा है। आप ही की तरह पिछले 12 दिनों से ना हमने कुछ खाया है ना सोए। आप मेरे बेटे को जिंदा लाइए प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। दिनेश जी, आपका बेटा जिंदा आएगा और आपके पास आएगा, बस तब तक आप किसी से कुछ मत कहिएगा, किसी से भी नहीं। किडनैपिंग की प्लानिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। पुलिस अब अनमोल को वापस बचाकर लाने के बहुत ही करीब थी, पर दिल्ली दरअसल दूर थी। उस पांचवें किडनैपर के फोन का इंतजार था, वो पांचवा मुजरिम जिसने इस संगीन जुर्म की रचना की थी। उठ, पढ़ो। चले, बात कर। तो जितना बोला है उतना ही बोल, एक भी शब्द कम ज्यादा बोला तो साले यहीं ठोक देंगे। हाँ सूरज। शुक्ला जी, मैं पिल्ले की आयागिरी करते करते पक चुका हूँ। सुना आपने? बोलो इसके बाप से कि मेरी तनख्वाह तुरंत दे दे, वरना साले को ले जाकर नदी में डुबोऊंगा। सूरज, उसके बाप से बात हो चुकी है, वो शाम को माल लेकर आ रहा है, कल सुबह तक तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। कहाँ लेकर आ रहा है नोट? दहीसर। अरे दहीसर कोई रुमाल के साइज का क्या शुक्ला जी? दहीसर स्टेशन। कितना नोट लेके आ रहा है? खोखा पूरा 1 करोड़, इतने की ही बात हुई थी ना। अरे 2 मांगने का था ना शुक्ला जी। अब जितना बोला था वो उतना लेकर आ रहा है। 2 मांगो, 2 लेकर आएगा। नहीं, वो देर हो जाएगी ना, इसलिए। ठीक है, साला किसी और बच्चे को उठा लेंगे। कल सुबह मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। तुम मुझे उधर से हरी झंडी दिखाना, इधर मैं लाल झंडी फहरा दूंगा। अच्छा सर, हंडिया गांव, जिला इलाहाबाद। चांद पे भी छुपा होगा तो वहां से भी ढूंढ निकालेंगे इसको। चलो जादव। वो साला बच्चे का बाप, उसने फोन पर बच्चे की आवाज सुनी भी नहीं। हाँ, या फिर सुनी होगी और समझ गया होगा कि बच्चा उसका नहीं है। गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर मेरी टीम को एसटीएफ का बैकअप मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। ओह गुड, थैंक यू। एसटीएफ की क्रैक कमांडो टीम तुम्हारे बैकअप के लिए तैयार है। उस लड़के को वापस ले आओ वर्मा, वो लड़का अब हम सबका लड़का है। यस सर। उसी दिन मुंबई पुलिस की टीम इलाहाबाद के लिए रवाना हुई। बैट वाले अंकल, मेरे पापा मुझे कब ले आएंगे? बेटे, मैं तुझे खुद मुंबई लेकर जाऊंगा। हम मुंबई कब जाएंगे? कल सुबह हम मुंबई पहुंच जाएंगे। यस। पूरे 106 घर हैं इस गांव में। किसी को भी खबर करने का मतलब है बच्चे की जान को खतरे में डालना। डोंट वरी, हमारे आदमी हाउस टू हाउस सर्चिंग में एक्सपर्ट है। ओके। मुंबई पुलिस और एसटीएफ की टीम ने सारे गांव की स्कैनिंग की और आखिरकार उस घर तक पहुंची जो सूरज सिंह के रिश्तेदार का घर था। सूरज हमारा साढ़ू है साहब। तो कहाँ है तुम्हारा साढ़ू? साहब, नदी किनारे हमारी एक छोटी सी कुटिया है।
साहब आप लोग ऐसे पूछ रहे हैं, कोनो लफड़े वाली बात तो नहीं है ना? उसके साथ कोई बच्चा भी है ना साहब? वो कह रहा था कि वो अनाथ बच्चा है, वो उसे बम्बई से लाया है। तो नदी किनारे जहाँ तुम्हारी एक कुटिया है वहाँ में लेके चलो। जिस झोपड़ी में सूरज ने अनमोल को छुपा कर रखा था वो जंगल के काफी अंदर थी। वहां तक पहुंचने का ना कोई पक्का रास्ता था और ना ही गाड़ियों के अंदर जाने की कोई गुंजाइश। साहब वो रहा हमारी झोपड़ी। रुक 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 वहीं पे, ज्यादा बच्चे को संभालो। बाहर लेके चलो, बाहर चल 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 लेके चलो इसको। आखिरकार अनमोल को सही सलामत वापस लाने में मुंबई पुलिस कामयाब हुई। एक बेकरी का मालिक, उसके 2 डिलीवरी बॉयज, एक दूध वाला और एक रिक्शा ड्राइवर, ये सभी एक बच्चे की जान को दांव पर लगाकर अपनी जेबें भरना चाहते थे, पर मुंबई पुलिस ने उनके इरादे नाकाम कर दिए। चॉकलेट अंकल को बच्चों का दिल और उनका भरोसा जीतने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, और माँ बाप के नाक के नीचे से उनको अगवा करना उससे भी कम वक्त लगता है। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जब किसी को लगता है कि उसकी अपनी चीज उससे छीन ली गई हो या फिर किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो, तो वो इंसान जलन और नफरत की आग में तड़पने लगता है। ये नफरत एक विकृत रूप धारण कर लेती है और अपने आप को पीड़ित समझने वाला गुनहगार हिंसा को जायज समझने लगता है। ये नफरत जुर्म की दस्तक है और इस दस्तक को नजरअंदाज करना घातक साबित हो सकता है। 24 जनवरी 2011, उत्तर प्रदेश। बादल सूर्य, ये खून! अरे क्या करके आए हो तुम दोनों? अरे अम्मा कुछ नहीं हुआ, हाईवे पे बहुत जबर एक्सीडेंट हुआ रहा, अस्पताल पहुंचा कर आ रहे हैं उसे। लेकिन अम्मा उस आदमी का बहुत खून बह गया, पता है आपको? हाँ हाँ।
ये किसका नंबर है? हेलो हेलो, हाँ दर्शन बोल रहे हैं? आप कौन? हम एग्जाम डिपार्टमेंट से बीजी चौधरी बोल रहे हैं। सर 1 मिनट। दर्शन तुम्हारा फोन है, जल्दी आ। आ रहे हो दीदी, होल्ड करने बोलिए। सर 1 सेकंड, दर्शन आ रहा है। दर्शन, हाँ सुन, बिजली का बिल भरना मत भूलना। नहीं भूलूंगा। हेलो, हम एग्जाम डिपार्टमेंट से बीजी चौधरी बोल रहे हैं। हाँ सर, गुड इवनिंग। क्या बात है सर? अरे तुम्हारा ये बोर्ड एग्जाम के फॉर्म पर तुम्हारा फोटो नहीं है? नहीं सर, मुझे याद है, मैंने चिपकाया था। अरे भूल गए होगे या गिरगिरा गया होगा कहीं। देखो, आज हम सारे फॉर्म लेके लखनऊ जा रहे हैं। तुम्हारा नंबर भी यही फॉर्म से ही मिला हमें। थैंक यू सर, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? अरे बिना फोटो के तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हमारी गाड़ी में अभी आधा घंटा बाकी है, तुम यहीं बस स्टॉप पर आ जाओ, यहीं फोटो भी चिपका देंगे। अच्छा ठीक है सर, मैं अभी निकलता हूँ। लेकिन आप कहाँ पर हैं? ये जो आलमबाग बस स्टैंड के सामने जो लेटर बॉक्स है ना, वहीं पर है हम। और सुनो, देर मत करना। अच्छा ठीक है सर, मैं अभी निकलता हूँ। क्या हुआ भाई? दीदी, वो मेरे एग्जाम फॉर्म पर फोटो नहीं है। तो इसमें नया क्या है? हमेशा की तरह तू भूल गया होगा। दीदी, अगर मैंने आधे घंटे में फोटो नहीं चिपकाई तो मैं इस साल एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। तो फिर जा ना। हेलो, प्रणाम पापा। खुश रहो। अच्छा बेटा दर्शन, तुम्हारे कॉलेज से किसी बीजी चौधरी नाम के टीचर का फोन आया था बेटा? हाँ पापा, वो फोटोग्राफ के बारे में ना। इतनी जरूरी बात तुम भूल कैसे गए बच्चे? जाओ जल्दी जाओ, आलमबाग बस स्टॉप पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वो। हाँ पापा, बस निकल ही रहा था। तुम्हारे पास कोई ढंग की फोटो तो है ना? हाँ पापा, है मेरे पास। अच्छा, काम पूरा होते ही फोन करना, ठीक है? इतना भुलक्कड़ है ना, सच कहती हूँ, मुझे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा? हम यहाँ, हमारे तीनों बच्चे वहाँ। बच्चे? अब बच्चे कहाँ रहे वो? अच्छी खासी देखभाल कर लेते हैं, अपनी भी और एक दूसरे की भी। यहाँ पे भी तो हो सकती है ना, वो भी अच्छे से। लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं, अपनी मन के किए जाते हैं। यहाँ कॉलेज है, नौकरियां हैं। दर्शन की माँ, वहाँ हमारे बच्चों के सामने पूरी दुनिया खुली पड़ी है समेटने के लिए। तुम क्यों परेशान होती हो? अच्छा ही होगा इन तीनों का। इलाहाबाद स्टेशन के लिए बस 4:15 पर छूटेगी। मनोज कुमार यूपी 9714 के ड्राइवर जल्दी से जल्दी टिकट ऑफिस में आ जाए। उस रात दर्शन घर लौटा ही नहीं। मोबाइल फोन ऑफ, कोई नामो निशान नहीं। उसकी बहनें और पिता उसे रात भर आलमबाग बस अड्डे पर ढूंढते रहे। दोस्तों से भी पूछताछ की। हर मुमकिन कोशिश के बाद हताश हालत में तीनों तालकटोरा पुलिस स्टेशन पहुंचे। कोई बीजी चौधरी नाम के टीचर थे, उन्होंने ही फोन किया था। उन्होंने बताया कि दर्शन अपने फॉर्म पे अपना फोटो लगाना भूल गया है, बस वही देने गया था। ये देखिए, इसमें उनका नंबर है। सेम नंबर से दर्शन के सेल पर भी फोन आया था, मैंने ही रिसीव किया था फोन। और तब से ये फोन बंद आ रहा है? जब से दर्शन गायब हुआ है, बस तभी से बंद है। किसी दोस्त या क्लासमेट के घर गया होगा। नहीं सर, हमारा दर्शन हमें बिना बताए कहीं नहीं, बल्कि कभी नहीं जाता है। शायद कल रात गया हो। नहीं सर, हमने उसके सारे दोस्तों के यहाँ चेक कर लिया है, वो कहीं नहीं है। सर रात को कहीं भी जाता है तो बोलकर जाता है, खाने पर रहेगा या नहीं कभी चूकता नहीं, ना भूलता है। बस फोटो लगाना भूल गया शायद। पुलिस उसी वक्त दर्शन के स्कूल पहुंची। अब टीचर लोगों का हम खबर कहाँ रखेंगे साहब, हम तो बस चौकीदारी करते हैं। खबर नहीं रखते तो चौकीदारी क्या खाक करते हो? प्रिंसिपल का नंबर दो। साहब मेरे पास नंबर नहीं है। किसी के पास तो है? साहब दफ्तर में सभी के पास नंबर है, लेकिन मैं उन सभी को नहीं जानता। ठीक है, दफ्तर खुलवाओ, और चाबी नहीं तो ताला तोड़ दो। नहीं साहब, चाबी है ना मेरे पास, लेकिन अंदर कोई नहीं है। चलो। हेलो। हेलो, प्रिंसिपल साहब। हाँ, मैं सिंह बोल रहा हूँ। आप कौन? पुलिस। बात क्या है? कुछ हुआ है क्या? आपसे एक अर्जेंट बात करनी है, फौरन मिलिए।
देखिए, सबसे पहली बात, बिना फोटोग्राफ के फॉर्म पैक होता ही नहीं है, 2-2 बार चेकिंग होती है। जैसा बीजी चौधरी टीचर ने कहा, पैक होने के बाद भी तो फोटो गिर सकता है। वो कह रहे थे कि फॉर्म उनके हाथ में थे। बिल्कुल गलत बात है। पिछले हफ्ते ही सारे फॉर्म्स यूपी बोर्ड के ऑफिस को डिस्पैच हो गए हैं। और दूसरी बात, स्कूल के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में बीजी चौधरी नाम का कोई एम्प्लॉय है कि नहीं? अगर फॉर्म को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मुझे ही तो कांटेक्ट किया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, या तो ये कोई बचकाना या भद्दा मजाक है, या तो फिर समथिंग इज रियली सीरियस। नहीं नहीं, मेरी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं तो खुद गांव के स्कूल का एक मामूली सा प्राध्यापक हूं। कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे बेटे के साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। रणबीर जी, फिर वही हुआ होगा जो प्रिंसिपल साहब कह रहे थे। दर्शन के दोस्त ने मजाक किया है कोई, और फिर गायब कर दिया दर्शन को बस स्टैंड से। शाम के 4 बजे थे। बस स्टैंड पर भीड़ भाड़ होती है। ऐसे में कोई आपके लड़के को जबरदस्ती कैसे उठा सकता है? किसी जान पहचान वाले के साथ ही गया होगा। किसके साथ गया होगा? कहां तलाशूं उसे? अरे क्या फर्क पड़ता है? हाँ? बेटा तो गया ना हमारा, बड़ा शहर खा गया हमारे बच्चे को। हमेशा से कहती थी मैं आपको कि मत भेजो हमारे बच्चे को शहर, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी, बस अपने ही करते रहते हैं। अम्मा, रोने से क्या होने वाला है? मैं कहती हूँ ना, दर्शन को कुछ नहीं हुआ है। गया होगा किसी दोस्त के पास, सेल फोन भूल गया होगा। भूला कर तो है ही वो। अरे मोबाइल से फोन होता है क्या? सिक्का डाल का फोन नहीं हो सकता? अम्मा, कैसे समझाऊं तुम सबको मैं? अम्मा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अगले दिन कानपुर रोड पर आसपास के लोगों को एक सरकटी लाश मिली। एक गुमराह करने वाला फोन कॉल। बस उसी एक फोन के बाद 17 साल के दर्शन यादव का सर अलग और धड़ अलग मिलता है। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। क्या था इस भयंकर हत्या का कारण और कौन था ये बेरहम कातिल? दर्शन मेरा ही स्टूडेंट था। अगली साल 12वीं में जाता वो। यानी 11वीं बोर्ड एग्जाम का फॉर्म आप ही ने चेक करके स्टेट बोर्ड ऑफिस भेजा था? जी। फोटोग्राफ लगा था? बिल्कुल लगा था सर। कैसा था वो क्लास में? गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। कभी किसी के साथ लड़ाई मारपीट? नहीं, वेल बिहेव था दर्शन। देखिए, हमारे स्कूल में डिसिप्लिन बहुत सख्त है। यहाँ मारपीट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हर एक पे कड़ी नजर रखी जाती है। यानी किसी की दर्शन पर कड़ी नजर थी। वो जानता था कि दर्शन का एग्जाम फॉर्म भेजा जा चुका है और इसी जानकारी का उसने फायदा उठाया। दर्शन को फांसा, उसे ये मानने के लिए मजबूर किया कि उसके फॉर्म में कोई कमी है। देखिए, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है हर चीज़ में बहुत सावधानी बरतता है। कोई न्यूज़ लीक नहीं होती। क्यों? आपके स्टाफ में से भी कोई हो सकता है? ऐसा कोई क्यों करेगा? वो भी बस स्टॉप पर बुलाकर एक फोटोग्राफ देने के बहाने? नो, आई डोंट बिलीव दिस। दिस इज हाईली इम्पॉसिबल।
उसे फ़ोन करके यहाँ धोखे से बुलाया गया होगा और फिर उसे यहाँ से कहीं और ले जाया गया होगा सर। और फिर काट करके सड़क के किनारे फेंक दिया। आधा घंटा। बस स्टेशन मर्डर लोकेशन से आधे घंटे की दूरी पर है। अगर दर्शन यहाँ तक आने तक जिंदा था, मतलब वो कातिल को पहचानता था सर। या हो सकता है उस पहचान वाले ने किसी गैर से पहले दर्शन को फ़ोन करवाया, फिर रणवीर को। मतलब बाप बेटे दोनों को गुमराह किया। 076209868 इसी नंबर से दर्शन और उसके पिता को कॉल किया गया। ये प्रीपेड सिम कार्ड है सुरेश। सिम 12 जनवरी यानी आज से 2 हफ्ते पहले एक्टिवेट हुआ और सिर्फ 2 ही कॉल किए गए हैं सर इस नंबर से। और दोनों 24 जनवरी को, एक दर्शन को और दूसरा उसके फादर रणवीर को। और ये दोनों कॉल लखनऊ के आलमबाग वेस्ट एंड से किए गए हैं। सर ये सिम इसी काम के लिए खरीदा गया होगा और यही सिम कार्ड उस कातिल का खेल बिगाड़ेगा। सर ये सिम कार्ड जगदम्बा टेली सर्विस से खरीदा गया है। ये रहा रजिस्टर सर, 12 जनवरी को खरीदा गया था सर। सारी डिटेल्स रखता हूँ मैं सर अपने पास। इसका फॉर्म? जी सर, 1 मिनट। हाँ सर, ये फॉर्म्स। जिस मोबाइल नंबर से दर्शन को फोन आया था वो सिम कार्ड किसी सर्वेश सिंह के नाम पे खरीदा गया था और एड्रेस लखनऊ के मायापुरी इलाके का था। सर पिन कोड भी सही है, सड़क भी सही और गली भी, लेकिन मायापुरी नाम की ना कोई बिल्डिंग है और ना ही कोई घर। ये एड्रेस नहीं, माया जाल है सुरेश। बड़ा ही पेचीदा जाल बुना गया है सर। और ये जाल बहुत सालों से बुना जा रहा था। क्या मतलब सर? मतलब ये कोई बहुत पुरानी दुश्मनी का मामला लगता है। शायद दर्शन तब पैदा भी नहीं हुआ था। सॉरी सर, हम वॉइस और बाकी की डिटेल सिर्फ तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हमें कोई खास सर्विलेंस ऑर्डर मिले, अदरवाइज नहीं। आपकी मोबाइल कंपनी का सिम कार्ड एक झूठे एड्रेस के बलबूते पर खरीदा गया, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई। मतलब इस फोन के असली यूजर को ट्रेस करना इम्पॉसिबल है। नो सर, एक तरीका है सर। ऐसा है, जब भी कोई सेल एक्टिवेट होता है उस सिम के फ़ोन यानी कि इंस्ट्रूमेंट का नंबर हमारे रिकॉर्ड में आ जाता है, जिसे हम IMEI नंबर कहते हैं। शायद उस नंबर की हेल्प की वजह से आप उस आदमी तक पहुंच सके जिसने झूठा एड्रेस देके ये सिम खरीदा। लीजिए सर, उस फोन का IMEI नंबर। पीछा कर सकते हैं इस फोन का? अगर इसमें दूसरा सिम लगा हो और वो इस्तेमाल में हो तो यस सर, इस फोन को ट्रेस किया जा सकता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी दो धारी तलवार है। एक तरफ जुर्म की दुनिया के लिए वरदान साबित हुई है तो दूसरी ही तरफ कानून के रखवालों के लिए रामबाण भी साबित हुई है। अब इस केस में देखिए, गुनहगारों ने गलत तरीके से सिम कार्ड हासिल करके पहली बाजी तो मार ली, लेकिन टेक्नोलॉजी उनसे 2 कदम आगे थी। कातिलों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनका सेलफोन अब पुलिस के पंजे से सिर्फ एक झपट्टा दूर है। पुलिस ने उस IMEI नंबर के सेलफोन को ट्रेस किया। खुशकिस्मती से वो फोन एक्टिव था। कसम से हमें कुछ नहीं पता प्रेरणा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कॉलेज छूट सकता है हमारा। चुप, ऐसी फालतू बातें मत करो प्लीज। तुमने 2 साल कंप्लीट किए हैं, बाकी भी कर लोगे। फीस आसमान से टपकेगी क्या? नहीं, तुम्हारे पसीने से टपकेगी। पार्ट टाइम नौकरी कर लो, कॉल सेंटर ज्वाइन कर लो। मैंने वो सब सोच लिया है प्रेरणा, किसी भी सूरत में पूरी फीस के पैसे जमा नहीं हो सकते। किसी से लोन ले सकते हो बाकी के पैसे। मतलब भीख मांगो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पर मतलब तो वही है ना, हाथ फैलाऊं, सस्ता हो जाऊं? नहीं प्रेरणा,
वो हमसे नहीं होगा। हम लोगों की पोजीशन ही कुछ और थी, पता है? वो साली जमीन नहीं चली गई होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। कम ऑन यार, बार बार उस जमीन के बारे में बात करने से असलियत चेंज तो नहीं होगी ना? क्यों नहीं बदल सकती? सवाल एक कागज के टुकड़े का है। आज उस मनोज के नाम पर है, कल हमारे नाम पर हो सकती है। नंबर ले लो। जिस आदमी का फोन हमने सर्विलेंस पे डाला था वो किसी प्रेरणा से बात कर रहा था। आप किसी प्रेरणा को जानते हैं? नहीं। उन दोनों की बातचीत में एक मनोज का जिक्र हुआ। किसी मनोज को जानते हैं आप? मनोज? मनोज हमारे चचेरे भाई का नाम है। हाँ, हमारे सगे छोटे भाई का बेटा है मनोज यादव। अभी उसके नाम कोई ज़मीन का ट्रांसैक्शन हुआ है? हाल फिलहाल में से कोई ज़मीन मिली है? हाँ मिली है, हम ही ने दी है। क्यों? दरअसल गांव में हमारी एक पुश्तैनी जायदाद थी जिसका एक छोटा सा हिस्सा मनोज को मिलना था, सो दे दिया उसे। कौन सा गांव? कहाँ है ये ज़मीन? माधवगंज, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। सर, नंबर ट्रेस हो गया है 8760589688। रणवीर जी, ये आदमी आपकी पहचान का है, शायद आपका कोई रिश्तेदार हो। इंस्पेक्टर साहब, ये नाम प्रेरणा शायद तो कहीं सुना है। याद कीजिए, कहाँ सुना आपने? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये 8-10 दिन पहले की बात है। गांव में छत पर हम अपने चचेरे भाई सूरज भैया और बादल भैया के साथ थे। प्रेरणा? कौन है ये प्रेरणा? गर्लफ्रेंड? क्या दीदी आप भी? अरे गर्लफ्रेंड नहीं है हमारी, क्लासमेट है। हाँ प्रेरणा, हाँ हम तुम्हें 10 मिनट बाद फ़ोन करते हैं। ओके बाय। अरे भैया, फोन क्यों काट दिया? दिल टूट जाएगा ना बेचारी का। बात कीजिए ना ओएफ से। अरे ओनली फ्रेंड, जीएफ नहीं। अच्छा, बहुत मजा आ रहा तुम्हें है? चाल चलो चाल। बादल हमारे बड़े भाई साहब का लड़का है। रणवीर जी, इस नंबर पे कॉल कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 8760589688। मतलब उन दोनों को यही होना चाहिए। सब खत्म हो गया। बादल और सूरज कहाँ हैं? वो तो ऊपर है। चलो। अरे कुछ बताइए तो। अरे हुआ क्या है? रुक, पकड़ उसको, पकड़ो। चल चल पकड़, साला चल। अरे क्या हो रहा है? आपके बेटे को गिरफ्तार करने आए हैं। काहे? बताओ, कौन सा पुण्य का कार्य किया तुमने? बोल। बादल और सूरज सभी गुनहगारों की तरह यह समझकर बैठे थे कि उनकी प्लानिंग बहुत तगड़ी है, बहुत हाईटेक है और पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। पर खून की बू बहुत तेज होती है, खासकर एक मासूम, नाबालिग और बिल्कुल निर्दोष लड़के के खून की बू। पुलिस को तो सूंघ ही लेना था। हेलो, हाँ हम एग्जाम डिपार्टमेंट से बीजी चौधरी बोल रहे हैं। हाँ सर, गुड इवनिंग। क्या बात है सर? अरे ये बोर्ड एग्जाम के फॉर्म पर तुम्हारा फोटो नहीं लगा? नहीं सर, मुझे याद है, मैंने चिपकाया था। अरे भूल गए होगे या गिरा गया होगा कहीं। ऐसा करो, हमारी गाड़ी में अभी आधा घंटा बाकी है, तुम यहीं बस स्टॉप पर आ जाओ, यहीं फोटो भी चिपका देंगे। अच्छा ठीक है सर, मैं अभी निकलता हूँ। लेकिन आप कहाँ पर हैं? ये जो आलमबाग बस स्टैंड के सामने जो लेटर बॉक्स है ना, बस वहीं पर हैं हम। अच्छा ठीक है सर, मैं अभी निकलता हूँ। अब रणवीर चाचा को फ़ोन लगाते हैं। परफेक्ट भैया, कभी किसी को शक नहीं होगा।
हमने वो सिम छोटा एड्रेस देके हासिल किया, सिर्फ इसी काम के लिए। इलाहाबाद स्टेशन के लिए बस 4:15 पर छूटेगी। अरे भैया आप यहाँ कैसे? अबे हम तो तेरा उल्लू बंदा देखने के लिए आ गए थे। फोटो लाया कि नहीं फोरम पे चिपकाने के लिए? आपको कैसे पता? अबे खिंचाई कर रहे थे तुम्हारी, समझा नहीं अभी तक? अरे पीजी चौधरी नाम का कोई टीचर है तुम्हारे स्कूल में? नहीं तो फिर? अबे तो तू कैसे मान गया? अबे एक नंबर का बेवकूफ और उल्लू है तू। ऐसे चुटकी बजाकर हमने तेरे को उल्लू बनाया। थैंक गॉड भैया। पता है मैं कितना डर गया था, क्योंकि मैंने तो फॉर्म पे फोटो लगाया था। अरे फोटो तो तुम्हारी ये वाली लगानी चाहिए थी, एकदम डरी डरी सहमी हुई, है ना? जरा थोड़ा रिलैक्स ना छोटे, थोड़ा स्माइल वाइल कर। चलो तुम्हें खुली हवा में सैर करा के लेके आते हैं, अपने आप स्माइल आ जाएगी। चलो भैया लेकिन कहाँ पर, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे बाइक है ना अपने पास, आज तुम्हें जन्नत की सैर कराते हैं, समझे? चलो। अरे चल भैया, अरे चल ना। भैया बताइए ना कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या सरप्राइज है? अबे तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कतरीना कैफ से मिलवाने ले जा रहे हैं। अबे काहे इतना उछल रहे हो बे? हाँ? अरे गंगा मैया के पास जाएंगे, मस्त भजिया जलेबी खाएंगे और घर जाएंगे, क्या समझे? ठीक है भैया। भैया मैं दीदी को फोन में बोलते दूँ कि मैं खाने पे नहीं हूँ, 1 मिनट। अरे पगला गए हो क्या? अरे उन्हें सरप्राइज देंगे। सरप्राइज मतलब समझते हो? लेकिन भैया वो खाना बनाना शुरू करेंगे थोड़ी देर में। अरे लेकिन उससे पहले मिल जाएगा ना उन्हें सरप्राइज। बहुत बड़ा सरप्राइज। भैया बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बात कुछ और है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। पर तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, बस इतना समझ कि आज तुम बकरे बने। कमीने, तूने मेरे बेटे को मारा, छोड़ोगे नहीं। बादल सूर्य, ये खून, अरे क्या करके आए हो तुम दोनों? अरे अम्मा कुछ नहीं हुआ, हाईवे पे बहुत जबर एक्सीडेंट हुआ रहा, अस्पताल पहुंचा कर आ रहे हैं उसे। बता दर्शन के सर के साथ क्या किया तुम लोगों ने, बता। बहा दिया गंगा मैया में, ताकि बॉडी को कोई पहचान ना पाए। बादल और सूरज अपने ही रचाए हुए जाल में फंस गए। उन्हीं के फोन कॉल के कारण दर्शन अपनी जेब में अपने पासपोर्ट फोटोज लेकर बस स्टॉप पर आया था। ये फोटोज उसकी जेब में ही रह गए और उसके शव को बड़ी आसानी से पहचाना गया। दर्शन को पता ही नहीं था कि उसके भाई उसके गिरेबान को काटने पर तुले हैं। उसे उनकी नफरत के बारे में भनक तक नहीं थी, पर जब भनक लगी, जुर्म की दस्तक सुनी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भैया बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बात कुछ और है ना? रणवीर चाचा ने पुश्तैनी जमीन का हिस्सा
दूसरे चाचा के बेटे मनोज के नाम कर दिया। हमें कुछ नहीं मिला। हमारी हालत खस्ता थी, लेकिन किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी। अरे वो जमीन हमें मिलती तो हमें ज्यादा फायदा होता। पुश्तैनी जमीन थी वो, किसी एक की जागीर नहीं थी। अपनी इंजीनियरिंग के लिए हमने आपसे पैसा उधार लिया और आप हर मौके पर हमसे पैसा वापस मांगते। अरे बिना नौकरी के कहां से पैसा वापस लौटाते? ऊपर से सूरज की पढ़ाई भी रुकी हुई थी। एक 17 साल के लड़के का सर काट के तुम्हें क्या मिला? मिलता, अगर पकड़े ना जाते तो जरूर मिलता। क्या मिलता? इनकी सारी जमीन जो दर्शन के मरने के बाद सिर्फ हमारी हो सकती थी। दर्शन के कटे हुए सर की तलाश पूरे 1 हफ्ता चली, पर गंगा मैया की मर्जी कुछ और ही थी। दर्शन के सर को उसने अपने अंदर ही कहीं छुपा लिया था। वो पुलिस के हाथ लगा ही नहीं। जर, जोरू और जमीन, इन तीनों को लेकर न जाने कितनी खून की नदियां बही हैं। और अक्सर बहने वाला खून और बहाने वाले का खून एक ही होता है। प्यार मोहब्बत के रिश्ते नफरत में बदल जाते हैं। और कड़वा सच ये है कि नफरत में बड़ी ताकत होती है। नफरत के बीज होने वाले जुर्म की दस्तक देते हैं। इन बीजों को वक्त पर पहचान कर मिटा देना बहुत जरूरी है, वरना नफरत को नासूर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और फिर अक्सर काफी देर हो चुकी होती है। जैसा कि आज के केस में हुआ, मासूम बेकसूर दर्शन यादव अपने ही भाइयों के हाथों मारा गया। हर जुर्म दस्तक देता है। ध्यान से सुनिएगा, जानें बच सकती हैं। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।